नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। राजधानी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर अपनी मांगों को लेकर डटे किसानों के आंदोलन का आज 25वां दिन भी लगभग खत्म हो चुका है। दिल्ली में पड़ रही कड़ाके की ठंड में मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान कानून वापसी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं आंदोलन के चलते आज भी दिल्ली के कई बॉर्डर बंद हैं। केंद्र सरकार और किसानों के बीच फिलहाल कोई हल नहीं निकल पाया है। वहीं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों के किसानों के हक में बताया। दिल्ली में किसान आंदोलन की आग अब झारखंड तक जा पहुंची है। रविवार को झारखंड की राजधानी रांची में किसान संगठनों ने कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर हजारों किसान पिछले 25 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए हैं। इधर बुराड़ी के निरंकारी समागम मैदान में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया और उन किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए जुलूस निकाला जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाई थी। एक किसान नेता ने कहा कि देश भर के किसान उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो इस आंदोलन के दौरान मारे गए। और इस मसले पर चर्चा के लिए डॉक्टर नेपाल सिंह इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सिंह, किस तरह से आप देख रहे हैं 25वां दिन भी आज लगभग खत्म हो चुका है और किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और फिलहाल कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कहां तक ये आंदोलन बढ़ने वाला है? और राजनीति में समाधान जल्दी होने वाला है। इसका कारण यह आज प्रधानमंत्री ने भी अपील कर दिया किसानों से कि यदि कुछ चाहो तो मैं नमन कर कर सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। तो प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिक्रिया है कि प्रधानमंत्री जी यदि गुरुद्वारा जा सकते तो हमारे बीच क्यों नहीं आ सकते? तो शायद डॉक्टर सिंह, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो राजधानी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर अपनी मांगों को लेकर डटे किसानों का आंदोलन आज 25वें दिन भी जारी है और ये दिन भी लगभग खत्म होने को है। दिल्ली में पड़ रही कड़ाके की ठंड में मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान अब कानून वापसी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं आंदोलन के चलते आज भी दिल्ली के कई बॉर्डर बंद हैं। केंद्र सरकार और किसानों के बीच फिलहाल कोई हल नहीं निकल पाया है। वहीं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को किसानों के हक में बताया था। दिल्ली में किसान आंदोलन की आग झारखंड तक जा पहुंची है। रविवार को झारखंड की राजधानी रांची में किसान संगठनों ने कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस आंदोलन में जिन किसानों ने अपनी जान गंवाई है उनको श्रद्धांजलि आज पूरे देश भर में दी गई है। आपको बता दें कि पंजाब समेत हरियाणा और दिल्ली में इस तरह से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। डॉक्टर नेपाल सिंह, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? पहुंच रही है पल्लवी जी। देखिए, किसान जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देना हमारा नैतिक कर्तव्य भी है और हमारा ये जरूरी भी है कि हम उनको श्रद्धांजलि दें क्योंकि उन्होंने अपनी एक मांग के लिए, अपने किसानों की समस्या के लिए अपनी जान की बलिदान दिया। चाहे किसी कारण से उनका ये बलिदान हुआ है, लेकिन उनका बलिदान किसान के हित में। लेकिन जहां तक इस समस्या का समाधान है, समस्या का समाधान कहीं ना कहीं बातचीत के द्वारा ही निकलेगा। हठ धर्मिता से बात का समाधान कभी नहीं निकलता, ना कभी निकला है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने खुद निवेदन किया है कि वो झुक कर, नमन कर, क्षमा मांगते हुए सभी बातों को किसानों की सुनने तैयार है, कह सकते जो किसान के हित में हो। इसके बावजूद किसान के प्रतिनिधियों का ये प्रतिक्रिया आना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री हमारे बीच आ सकते क्यों नहीं आ सकते? जो यदि वो गुरुद्वारा काबुल जा सकते हैं तो वो हमारे बीच क्यों नहीं आ सकते? ये इस तरह की बातों से ये आंदोलन और उलझ जाएगा और ये आंदोलन को एक राजनीतिक रूप में देखिए। आप आज झारखंड में आपका जो है श्रद्धांजलि सभा हो रही है, पंजाब में श्रद्धांजलि सभा हो रही है, यहाँ पर आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रहा है कि बाकी जगह से लोग किसान के पक्ष में जा रहे हैं। आज की यात्रा निकलती है, कल यूपी से यात्रा निकाल रहे हैं। तो ये अब राज्य के रूप में, क्योंकि समस्या का समाधान तो हो चुका है। किसानों की मुख्य समस्या थी कि एमएसपी जायज देना चाहिए, मंडी खत्म नहीं होना चाहिए, टैक्स की यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कोर्ट में जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने की सुविधा होनी चाहिए। ये सभी मांगे सरकार ने पहले स्वीकार करी और फिर लिखित में देने का आश्वासन किया। जब ये समस्याएं सब मान ली गई है तो समस्या तो कोई बची नहीं है। अब बच गया मुद्दा। मुद्दे को कब तक खींच सकते हैं? ये पार्टियों की अपनी अलग अलग जरूरत है। कांग्रेस
बंगाल में कुछ इकट्ठा भी हो सकता है, इसी मुद्दे को बंगाल ले जाना चाहती हो। आम आदमी पार्टी जो अपने आप को पंजाब इस मुद्दे तो को लेकर डॉक्टर नेपाल सिंह, जो ये दावा किया जा रहा है कि देखिए बहुत सारे राज्यों के किसान इस समय दिल्ली में आकर डटे हुए हैं, क्या लग रहा है वाकई में वहां पर जो किसान डटे हुए हैं वो तमाम राज्यों के हैं या सिर्फ पंजाब और हरियाणा से किसान इस समय बॉर्डर पर डटे हैं? ये कहना गलत है कि वहाँ सभी राज्यों के, यदि सभी राज्यों के किसान वहां पर होते तो सभी राज्यों के उनके माँ बाप पीछे बैक में भी कहने के आंदोलन चल रहे होते। ये आंदोलन कई जगह से, ये आंदोलन उन्हीं राज्यों में चल रहा है जहाँ जहाँ गैर भाजपा सरकार है। हाँ, एक गलती हरियाणा सरकार से जरूर हुई है जिसकी वजह से थोड़ी प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि हरियाणा पंजाब का एक कल्चर सिमिलरिटी है और हरियाणा के सरकार द्वारा बहुत ज्यादा आक्रामकता दिखाना किसानों के प्रति, वो एक थोड़ा सा गलत स्टेप था जिसकी वजह से थोड़ा सा हरियाणा में एंटी फार्मर सेंटीमेंट गया सरकार का, उसकी वजह से थोड़ा बहुत आपत्ति हुए। अदरवाइज ये राजस्थान में नहीं हो पाया इतना, जितना आंदोलन की अपेक्षा करते राजस्थान में नहीं हो पाया, मध्य प्रदेश में नहीं हो पाया, कहीं नहीं हो पाया। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब ये राजनीतिकरण इस मसले का हो रहा है, लेकिन लग रहा है कि इस मसले पर राजनीति करके विपक्षी पार्टियां जो हैं अपनी नैया पार लगा लेंगी। नहीं, देखिए उनके पास है ना, पंजाब की सबसे बड़ी समस्या क्या थी, शुरुआत की थी इसकी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस सरकार चाहती थी कि क्या हम पंजाब में अगले चुनाव में अपने पीछे से 84 के दंगे का भूत उतार सकते हैं। फिर इसको धीरे धीरे जब ये बढ़ा तो इसको हाईजैक कर लिया प्रकाश सिंह बादल ने। उन्होंने हाईकमांड कोर्ट से इस्तीफा दिलवाया, अपने आप को किसान नेता ग्रुप में आ गया क्योंकि उनको भ्रष्टाचार और ड्रग्स माफिया का कहने का किया। तो हर कोई आदमी अपनी कोई ना कोई चीज ढूंढ रहा है। कांग्रेस भी ढूंढ रही है कि कहीं इसमें ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा हो जाए, सरकार को ऐसी गलती कर दे, ऐसी उत्सुकता से कोई ऐसा लाठीचार्ज कर दे, कोई बड़ी उग्रता कर दे, तो शायद इसका फायदा वो पंजाब के चुनाव में तो उठा सकें, आपके बंद में चुनाव में उठा सकें। अब इसमें सिर्फ खाली राजनीति बची है, मुद्दा इसमें कोई नहीं बचा है, समस्या इसमें कोई नहीं बची है, सिर्फ खाली राजनीति बची है। देखिए, आज भी मुलाकात हुई है कृषि मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री के बीच में। लगातार इस तरह की मुलाकातें भी हो रही हैं, लेकिन हल नहीं निकल पा रहा। अगर ये कोरी राजनीति भी है तो भी ये सवाल खड़ा हो रहा है डॉक्टर सिंह कि कब वो बॉर्डर खाली किए जाएंगे, जो लोग वहां पर इस समय डटे हुए हैं वो कब अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करेंगे। इसको लेकर कुछ अभी साफ तौर पर भविष्य नजर नहीं आ रहा है। अगर इसी तरीके से जिद पर ये लोग अड़े रहे कि नहीं पहले आप कानून रद्द कीजिए उसके बाद ही आगे की बातचीत होगी, तो कैसे समस्या का समाधान निकलेगा? पल्लवी जी, आपने बिल्कुल ठीक मुद्दा उठाया। सबसे बड़ी बात यही है, किसानों को इतनी बड़ी जीत मिली थी इस आंदोलन में, किसानों के सामने सरकार झुकी थी, लिख के देने के तैयार थी, सभी बातें मांग ली थी। किसान को उत्साहित होकर वापस जाना चाहिए था, सरकार का धन्यवाद करना चाहिए था। और यदि इन चीजों को, जैसा कि सरकार ने दूसरे विपक्ष ने भ्रम फैलाया है कि सरकार पहले आश्वासन देती है, उसको क्रियान्वित नहीं करती है, तो किसानों को फिर 1 महीने बाद 2 महीने बाद वापस जाना चाहिए। इससे उनके प्रति सभी लोगों की सहानुभूति बनी रहती है, उनकी भावनाएं बनी रहती है। लेकिन किसान जितनी हट दर्मिता से इसको ज्यादा खींचेंगे, रस्ते बंद करेंगे, होंगे और जरूरत समाज की चीजें बढ़ेंगी, उससे एक नया जो चीज पैदा होगी वो आम जनता के मन में इनके प्रति भावनात्मक रूप से लगाव कम होता है। बिल्कुल, और वो शायद सरकार उठाएगी। जी जी बिल्कुल, और ये दिखता भी रहा, अभी दिख भी रहा है कि किस तरह से धीरे धीरे वहां पर अब लोगों की संख्या भी कम होने लगी है। डॉक्टर सिंह, वाकई में कम होने लगी है, सब्जी महंगाई बढ़ने लगी है, लोगों को बहुत आने जाने में दिक्कत होने लगी है, कब तक, और सबको पता चलने लगा है। इसमें सबसे अच्छा फायदा सरकार को ये मिला है कि किसानों से जुड़े हुए बिलों के बारे में जो भ्रम था, थोड़ा बहुत भ्रम था, जो चर्चा नहीं हो पाई थी, उसको टीवी ने इतना डिबेट कर दिया कि अब वो हर किसान को चलने से मेरा फायदा है कि नुकसान है। बिल्कुल, अब काफी पशुपेश की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है। शुक्रिया डॉक्टर सिंह, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इस बीच तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और अब ये किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित बताया जाने लगा है। खैर, देखने वाली बात यह रहेगी कि किस तरह से इस मामले का हल निकल पाता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के महाराष्ट्र के जो पत्र लिखा गया था उद्धव ठाकरे के लिए, वो अब इस समय बवाल मचा हुआ है। उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखने के बाद एनसीपी ने कहा है कि ये चिट्ठी कांग्रेस नेताओं के बीच संवाद की कमी का नतीजा है। बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार है। शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर राज्य में एमवीए के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की याद दिलाई, जिसके बाद एनसीपी का ये बयान सामने आया है कि कांग्रेस नेताओं के बीच संवाद का अभाव है। हालांकि शिवसेना हमेशा से ये कहती रही है कि राज्य में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार में सहयोगी दलों के बीच सब कुछ
ठीक है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब थोराट ने कहा है कि सोनिया गांधी की चिट्ठी किसी नाराजगी की वजह से नहीं लिखी गई है, बल्कि ये एक संवाद प्रक्रिया का हिस्सा है। कांग्रेस हमेशा से समाज के गरीब और वंचित तबके के उत्थान के लिए काम करती रही है और सोनिया गांधी की चिट्ठी इसी डायलॉग प्रोसेस का एक हिस्सा है कि लोक कल्याण का काम कैसे किया जा सके। इसमें कहीं भी किसी तरह की नाराजगी नहीं थी। वहीं शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने भी कांग्रेस की तरफ से किसी भी तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स की बात से इनकार किया है। राउत ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी कोई ऐसा एजेंडा लेकर आती है तो महाराष्ट्र राज्य के लोगों के हित में हो तो उसका स्वागत है। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखने के एक दिन बाद एनसीपी ने कहा है कि ये चिट्ठी कांग्रेस नेताओं के बीच संवाद की कमी का नतीजा है। बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार है। शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर राज्य में एमवीए के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की याद दिलाई थी, जिसके बाद एनसीपी का ये बयान सामने आया है कि कांग्रेस नेताओं के बीच संवाद का अभाव है। हालांकि शिवसेना हमेशा से ये कहती रही है कि राज्य में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार में सहयोगी दलों के बीच सब कुछ ठीक है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब थोराट ने भी कहा है कि सोनिया गांधी की चिट्ठी किसी नाराजगी की वजह से नहीं लिखी गई है, बल्कि ये एक संवाद प्रक्रिया का हिस्सा है। कांग्रेस हमेशा से समाज के गरीब और वंचित तबके के उत्थान के लिए काम करती रही है और सोनिया गांधी की चिट्ठी इसी डायलॉग प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन लगातार जिस तरह से एक के बाद एक महाविकास अघाड़ी को लेकर खबरें सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रही है कि शायद महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं आपको बता दें कि सोनिया गांधी की एक चिट्ठी की वजह से इस समय सियासी बवाल मचा हुआ है। हालांकि शिवसेना और कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही हैं और सफाई भी पेश कर रही हैं कि किसी तरह की कोई खटास नहीं है, लेकिन अब एनसीपी का इसमें बयान सामने आया है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता मुरारी सिंह इस समय लाइव जुड़ गए हैं। मुरारी, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। सोनिया गांधी की एक चिट्ठी को लेकर इस समय महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आया हुआ है। क्या कुछ तो उस चिट्ठी में लिखा गया था और फिलहाल एनसीपी ने क्या कुछ बयान दिया है? आज पल्लवी बिल्कुल सही करना है। जिस तरीके से सोनिया गांधी के पत्र को लेकर के तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, उस पर बाला साहब थोराट ने भले ही साफ कर दिया हो कि कहीं भी किसी भी प्रकार की है। सोनिया गांधी ने जो पत्र लिखा है उसे कोई अनबन नहीं लिया जाए, लेकिन एनसीपी की तरफ से जो बयान आया है उसे लेकर के अब विवाद भी तेज हो गया है और आने समय पर इस तरीके के बयान भी देखने और सुनने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बताया जा रहा है मुरारी कि सोनिया गांधी ने जो पत्र लिखा है उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की याद दिलाई गई है। कितनी सच्चाई है इन बातों में? देखिए पल्लवी, ये तो कह पाना मुश्किल है क्योंकि जहां एक तरफ बाला साहब थोराट ने इस बात से इनकार कर चुका है, वहीं एनसीपी ने जिस तरीके से इस बात जोड़ दिया है। देखना ये होगा कि जो पत्र आया हुआ है क्या उसे कांग्रेस साझा करती है, क्या इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात की जो जिक्र है वो पूरी तरह से महाराष्ट्र की राजनीतिक सियासत में कर सकते हैं, पूरी तरह से उफान मचा चुकी है। अब ऐसे में राजनीतिक समीकरण यहाँ पर बयानबाजी की तरह देखे जा रहे हैं। जी मुरारी, लेकिन एनसीपी की अगर और हम ध्यान दें तो वाकई में उनकी तरफ से कुछ ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो ये शक भी खड़ा कर रहे हैं कि वाकई में महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। जब राहुल गांधी के बारे में बातें बोली गई थी, बराक ओबामा की किताब में जो कुछ भी लिखा गया था उस पर भी बयान देते हुए एनसीपी ने कहा था कि वाकई में राहुल गांधी में निरंतरता की कमी लगती है। वहीं अब जब इस तरह का पत्र सामने आया है तो भी एनसीपी की तरफ से बयान दिया गया है कि कांग्रेस में संवाद की कमी है। क्या वाकई में लग रहा है कि एनसीपी जो है अभी संतुष्ट नजर नहीं आ रही है? जी, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से एनसीपी की तरफ से बयान आया है कि कांग्रेस को और भी मजबूत होने की जरूरत है, और भी सक्रिय होने की जरूरत है, तो एक कहीं न कहीं उस पत्र को लेकर के, चाहे उसमें कॉमन मिनिमम की बात हो या फिर बराक ओबामा या फिर राहुल के ऊपर जो इस तरीके की टिप्पणी एनसीपी ने पहले की थी। हालांकि सोनिया गांधी का पत्र महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के लिए पूरी तरह से सरदर्द बन चुका है। लगातार इस मामले में जहां अनेकों तरह
प्रकार की अटकनें लगाई जा रही हैं, उस पर एनसीपी की तरफ से जो सवाल खड़े किए गए हैं वो कहीं न कहीं कई सवाल और जो है कि सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आखिरी सवाल है मुरारी, फिलहाल महाविकास अघाड़ी की जो गठबंधन की सरकार है वो महाराष्ट्र में काम किस तरह से कर रही है? क्योंकि देखा जाए तो मतभेद काफी हैं, तीनों ही जो पार्टियां हैं उनमें मतभेद काफी हैं, तो किस तरह से ये कामकाज आगे बढ़ा पा रहे हैं? देखिए पल्लवी, जिस तरीके से कामकाज की बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा, उन्होंने जिस तरीके से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी 1 साल पूरा कर जिस तरीके से कार्य कर रही है, लेकिन चाहे वो मेट्रो 3 परियोजना हो या वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का काम हो या फिर महाराष्ट्र जो है गृह निर्माण संस्था है, ऐसी जगहों पर कहीं भी विकास के कार्य उस तरीके से नहीं दिख रहे हैं जिस तरीके से कॉमन मिनिमम सरकार में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने वादा किया था। जी पल्लवी, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में इस समय उथल पुथल मची हुई है। दरअसल सोनिया गांधी की एक चिट्ठी ने इस समय सियासी बवाल मचाया हुआ है और इस चिट्ठी में बताया जा रहा है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की याद शिवसेना को दिलाई गई है। इसके बाद से ही बयानबाजी का दौर राज्य में जारी है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। टोल प्लाजा में अब वाहन चालकों को घंटों लाइन में खड़े होने से राहत मिलने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में बहुत जल्द टोल प्लाजा पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। दरअसल भारत सरकार आने वाले 2 सालों में टोल को पूरी तरह से जीपीएस सिस्टम से जोड़ने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि आने वाले 2 सालों में भारत को टोल नाका मुक्त कर दिया जाएगा। भारत सरकार ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाले 2 सालों में वाहनों का टोल सिर्फ आपके जो लिंक्ड बैंक खातों से ही काटा जाएगा। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान बताया कि टोल के लिए जीपीएस प्रणाली पर काम लगातार जारी है, जिसमें टोल का भुगतान स्वचालित रूप से तय की गई दूरी पर काट लिया जाएगा। टोल प्लाजा में जीपीएस सिस्टम लगाने के लिए भारत सरकार रूस से मदद ले रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि टोल प्लाजा में जीपीएस सिस्टम को लागू करने के लिए रूस सरकार से मदद ली जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि आने वाले समय में देश भर के टोल प्लाजा पूरी तरह से जीपीएस से जुड़ जाएंगे। टोल प्लाजा को जीपीएस टेक्नोलॉजी से जोड़ने से सरकार को करोड़ों की कमाई होगी। बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टोल आय 5 साल में करीब 1.5 ट्रिलियन तक बढ़ सकती है। नितिन गडकरी ने भी संभावना जताई है कि अगले 5 साल में टोल आय 1,34,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। तो टोल प्लाजा में अब वाहन चालकों को घंटों लाइन में खड़े होने से राहत मिलने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में बहुत जल्द टोल प्लाजा पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। दरअसल भारत सरकार आने वाले 2 सालों में टोल को पूरी तरह से जीपीएस सिस्टम से जोड़ने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि आने वाले 2 सालों में भारत को टोल नाका मुक्त कर दिया जाएगा। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। टोल प्लाजा खत्म करने की तैयारी में है भारत सरकार, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है, किस तरह से ये प्रक्रिया होने वाली है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें टोल प्लाजा की, तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं जो परिवहन मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं अब इसके लिए कहीं ना कहीं कड़े कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि टोल को जीपीएस सिस्टम के द्वारा ही चलाने की कोशिश की जा रही है। मगर बात करें जिस तरीके से जीपीएस सिस्टम की, तो वो कहीं ना कहीं कड़ा कदम जरूर है और मगर लगभग इसके लिए अभी थोड़ा सा समय लगेगा। लगभग 2 साल के अंदर ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी और कहीं ना कहीं इससे फायदा होगा, क्योंकि जो टोलों पर लंबा जाम लगता है और कहीं ना कहीं खुले पैसों के लिए कहीं ना कहीं जाम की जो व्यवस्था बनती है वो कहीं ना कहीं अब नहीं बन पाएगी और कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। जीपीएस सिस्टम के द्वारा ही टोल के जो पैसे होंगे वो कट जाएंगे और अपने आप ही दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। जी बिल्कुल, ये प्रक्रिया काफी लंबी अभी चलने वाली है, जिस तरह की जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है राजीव कि इसके लिए रूस सरकार से मदद ली जा रही है कि किस तरह से पूरा जीपीएस नेटवर्क जो है वो क्रिएट किया जा सके, इसके लिए रूस की मदद ली जा रही है। देखिए, बिल्कुल सही बोला आपने कि जैसे तरीके से जो भारत सरकार है वो रूस की मदद जरूर लेगी, क्योंकि जीपीएस टेक्नोलॉजी जो है वो कहते हैं रूस से लेके आ रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत के अंदर इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है ताकि टोलों पर जितना लंबा जाम लगता है उससे राहत मिल सके। मगर बात करें उससे एक और फायदा होने वाला है, क्योंकि जो रेवेन्यू जल्दी से मिलेगा वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सरकार के खाते में जाएगा और कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं जो टोल प्लाजा वाले या फिर कहीं कहीं जो थोड़ा बहुत टांका वगैरह लगाते थे, यानी कि कोई
कह सकते हैं अपना मुनाफा देखते थे, वो नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट सरकार के कोटे में जाएगा और कहीं ना कहीं उसको डायरेक्ट सरकार को मिलेगा। मगर एक चीज, जिस तरीके से जीपीएस सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी है, इसे लाने के लिए जरूर थोड़ा सा समय लगेगा। मगर हाँ, ये जरूर है कि इससे आने से काफी हद तक जाम की जो व्यवस्था बनी हुई है वो खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल। और नितिन गडकरी ने ये भी संभावनाएं जताई है कि अगले 5 साल में टोल आय 1,34,000 करोड़ रुपए होगी। राजीव, क्या वाकई में सरकार को दे- इतना मुनाफा होगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से बात करें, जो हमने अभी भी बताया कि आपको जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो टोल प्लाजाओं पर जो कह सकते हैं मुनाफाखोरी की जाती है, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर फायदा उनको होता था जो इसके अंदर जो इन्वॉल्व थे। बात करें जिस तरीके से पुलिस के द्वारा या फिर कहीं ना कहीं जो मिली भगत के द्वारा कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान होता था, वो नहीं हो पाएगा। अब कहीं ना कहीं 1 लाख से ज्यादा की जो इनकम बताई जा रही है नितिन गडकरी की तरफ से, कि वो डायरेक्ट सरकार के खाते में जाएगी और सरकार को उससे बेनिफिट होगा और वो पैसा कहीं ना कहीं सरकार और जगहों पर लगाएगी। मगर बात करें जीपीएस सिस्टम की, जीपीएस सिस्टम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा होना है और उससे सबसे ज्यादा उन गाड़ियों को होगा जो रोड का जाम का व्यवस्था में फंसती थी। मगर अब वो नहीं हो पाएगी और कहीं ना कहीं जीपीएस सिस्टम के द्वारा जल्दी से पैसे कट जाएंगे और जल्दी से ही वो रोड से निकल सकते हैं, यानी कि टोल से निकल सकते हैं। मगर हर तरीके की प्रक्रिया अपनाने के लिए थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। मगर नितिन गडकरी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों के अंदर सरकार को बहुत ज्यादा फायदा होगा और लोगों को भी फायदा होगा टोल से बचने के लिए। जी राजीव, फास्टैग की जो व्यवस्था अभी हाल फिलहाल में शुरू की गई थी, क्या वो व्यवस्था पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें, जो फिलहाल की जो व्यवस्था है वो इतनी कारगर नहीं है। हाँ, कारगर जरूर है मगर इतनी भी कारगर नहीं है, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं उससे थोड़ा बहुत नुकसान होता था। मगर जिस तरीके से बात करें आप टोल होगी तो कहीं ना कहीं उससे फायदा जरूर होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार जीपीएस सिस्टम के द्वारा, यानी कि जो गाड़ियों के अंदर जीपीएस सिस्टम की एक चिप लगाई जाएगी और वही चिप के द्वारा उससे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और कहीं ना कहीं जल्दी से कह सकते हैं जाम से भी बचेंगे। मगर बात करें जिस तरीके से लगातार ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो ये जरूर है कि जाम से जरूर निजात मिलने वाली है लोगों को भी, और सरकार को जो रेवेन्यू मिलेगा वो कहीं ना कहीं सरकार उसको रेवेन्यू कहीं ना कहीं और इस्तेमाल करेगी, जिससे सरकार को बेनिफिट हो सके और जनता को भी बेनिफिट हो सके। जी और जो टोल नाकों पर फिलहाल कर्मचारी काम करते हैं राजीव, क्या उनको लेकर किसी तरह का कोई भविष्य की योजना बना रखी है सरकार ने? देखिए, बिल्कुल बता दें, अभी उनकी तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि जो टोल नाकों पर जो कर्मचारी काम करते हैं ये उनको रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। मगर शायद ये जरूर है कि जिस तरीके से जीपीएस टेक्नोलॉजी का फायदा होगा वो जरूर होगा। मगर एक सिस्टम जरूर है कि जिस तरीके से जीपीएस सिस्टम के द्वारा जो टोल नाकों पर जो कर्मचारी होंगे वो उनके हाथ में एक मशीन दी जाएगी, जिसके जल्दी से जल्दी वो चेकिंग करते ही वो टोल अपने आप ही को कह सकते हैं जो मशीन होगी वो अपने आप जीपीएस सिस्टम के द्वारा से उनके अकाउंट से पैसे कलेक्ट कर लेगी और उसके द्वारा ही जल्दी से वो पार हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जाम की जो स्थिति बनती थी वो नहीं बन पाएगी और कहीं ना कहीं जो लगभग कई बार तो कहीं देखने को मिलता था 15-15, 20-20 मिनट आधे घंटे का जाम लग जाता था, जिसकी वजह से दिक्कतें आती थी। अब वो नहीं दिक्कतें आएंगी और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर सरकार को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है इसके अंदर। जी शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि टोल नाकों की व्यवस्था पूरी तरह से सरकार खत्म करने जा रही है। ये जानकारी मिल रही है कि रूस सरकार की मदद से जीपीएस सिस्टम लगाने की तैयारी में है और अगले 2 साल में ये प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। देखने वाली बात ये रहेगी कि किस तरह से ये जीपीएस सिस्टम काम करेगा और कितना कारगर सिद्ध होगा। इसी के साथ बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।